नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में पनन कश्मीर द्वारा एक बार फिर से पत्रकार वार्ता की गई है। मुद्दा है कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हुई है और फिर से एक बार निशाना बनाया गया है नॉन लोकल्स को। क्या कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर अजय चुरुंगू जी? बात करेंगे, उनसे जानते हैं। सर, फिर से एक बार लंबे अंतराल के बाद टारगेट किलिंग का मामला जो है कश्मीर घाटी में देखने को नजर आया है। जहां पर सरकार बार बार बात करती है नॉर्मलसी की, वहीं फिर से एक बार ऐसा जो टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां पर दोबारा से जो नजर आया है। क्या संदेश देना चाहते हैं आतंकी? देखिए, एक कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है। वो बार बार ये संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नॉन मुस्लिम डेमोग्राफी या नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे वेलकम नहीं है। वो किसी भी काम के लिए आए हैं, वहाँ पे लोकल लेबर के लिए आए हैं। ये कारपेंटर थे। तो वहाँ पे कश्मीर घाटी में जो हिंदू रह रहे हैं या नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदू सिख पॉपुलेशन जो वहाँ पे रह रही है, उसके हर एक वर्ग को पिछले भाजपा के टाइम पे पिछले 2 साल में टारगेट किया गया है। जो कश्मीरी हिंदू वहाँ पे रहते थे, बाहर नहीं आए थे, उनको भी वो भी मारे गए। जो यहाँ से नौकरी करने के लिए वहाँ पे गए, उनको भी मारा गया। जो लेबर क्लास था, उनको भी वो मारे गए। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सेगमेंट जो हिंदुओं के हैं, उनको भी टारगेट किया। हर एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया और मैसेज क्लियरली है कि भाई हमारा उद्देश्य है यहाँ पे नॉन मुस्लिम डेमोग्राफी को हमको स्टेबलाइज नहीं होने देना है। और हमारा जो आतंकवाद का लक्ष्य जीनोसाइडल है, विध्वंस करना है, जाति विध्वंस करना है, वो ये बार बार ये दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि लंबे अंतराल के बाद आतंकवादी गतिविधि हो गई है। ये आप देख लीजिए, इससे पहले आपको मेजर जो एक्टिविटी हो गई है वो डांगरी में हुई। डांगरी में तो सिलेक्टेड और जम्मू में हुआ। अब आप डांगरी की हिंदू सिलेक्टिव किलिंग और अभी जो शाल कदल या हबाकल एरिया में इसको आप इकट्ठे देखेंगे तो आपको मैसेज क्लियरली नजर आएगा। वो किनको ढूंढ रहे हैं, किनको मार रहे हैं, हिंदूज को मार रहे हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव है बार बार आपके दिमाग पे, सरकार के दिमाग पे और आम नागरिक के दिमाग पे ये रजिस्टर करना कि भाई आपकी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि भाई आपकी सरकार और आपकी सरकार की व्यवस्था आपको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। यह पान इस्लामिक आतंकवाद का पूरी दुनिया में ये एक रवैया रहा है, जिसको वो कहते हैं अफगानिस्तान से लेके इस्राइल तक। आतंकवादी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि वो वल्नरेबल टारगेटेड पॉपुलेशंस को बोलते हैं कि जिन लोगों पे तुम भरोसा करते हो, जिस व्यवस्था पे तुम भरोसा करते हो, वो तुमको बचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उस व्यवस्था पे आप तुम भरोसा नहीं करो। वो मैसेज अभी भी दे दी है। ये कहीं पे बंद नहीं हुई है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपने इसमें आपके साथ जो इंटरव्यूज मैंने कहा कि ये कैलिब्रेटेड वायलेंस है। वो तय करते हैं कि कब किसको मारना है। ये ऐसी बात है कि आप अगर जाएंगे जहाँ पे पोल्ट्री किसी दुकान पे जाइए, वहाँ पे उन पिंजरों में छोटे छोटे वो होते हैं, आधे किलो का, 1 किलो का। फिर कोई आता है, वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा चाहिए, कितने किलो का चाहिए, वो डिसाइड वो करता है जिसको खाना है। तो और कोई नहीं। यही कश्मीर में भी चल रहा है। अब हम भारत सरकार को ये बोल रहे थे कि पहले जो इस वायलेंस का स्वरूप है ये एसिमेट्रिक है। ये आतंकवादी एक आम नागरिक के बीच में छुपा हुआ एक दूसरा नागरिक है। तो इसकी पहचान करना और इसका एक लक्ष्य है, लक्ष्य है हिंदू को खत्म करना। तो इसके कारण जो आपको हिंदू पॉपुलेशन वहां पे है उसके खतरे बहुत ज्यादा हैं। आप हर एक व्यक्ति को नहीं दे सकते जब तक न वहां पे आप उस व्यवस्था का निर्माण करें जो व्यवस्था आतंकवाद को अपने भीतर पनपने नहीं दे। उस व्यवस्था का आप निर्माण नहीं करते हैं, और वो निर्माण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप इस आतंकवाद के सही स्वरूप को मान नहीं रहे। आप नहीं, देखिए 3 बातें हैं इसके, 3 लक्षण हैं इस आतंकवाद के। ये जीनोसाइडल है। जीनोसाइडल होता है कि ये नॉन मुस्लिम डेमोग्राफी, खासतौर से हिंदुओं को खत्म करना चाहता है। ये अभी टेरिटोरियल गेन्स की बात नहीं कर रहा है, ये डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है या डेमोग्राफिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है। ये पहला इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण है ये टोटलिटेरियन, फांसीवादी है। हर एक उस अधिकार को, मानवता के लिए जो कोई भी अच्छा है, उस सारी व्यवस्था को ये ध्वस्त करना चाहता है और अपने तरीके से चलाना चाहता है। जो आपको अधिकारों की, मानव अधिकारों की जो आपकी अवधारणा है, ये इसको नहीं मानता है। इसके लिए कानून कुछ अलग ही चीज है। और तीसरा ये विघटनकारी है, ये सबवर्सिव है। ये आपकी ही व्यवस्था का इस्तेमाल करके आपके ही खिलाफ हमला करता है। इन तीनों चीजों को ये सरकार नहीं मानती है।
ये सरकार कहती है कि वहां पे हिंदू भी मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं। तो इन ए वे वो कहती है कि भाई ये एक सेकुलर विचारधारा से प्रेरित या सेकुलर विचारधारा वाली एक का अभियान है, कैसे फाइट कर पाएंगे। तो इसके तीनों ऑब्जेक्टिव्स को सरकार डे टू डे लेवल पे इसको फाइट कर रही है, जिसको मैं कहता हूं कि एक पेड़ है आतंकवाद का, उसके पत्तों को काट रही है, उसकी टहनियों को भी ऐसे ही छोड़ दिया, उसके रूट्स को, उसके तन को भी ऐसे छोड़ दिया। ये एक सिलसिला चल रहा है और इसी को ये स्ट्रेटजी बोल रही है। तभी मैं बार बार कह रहा था कि हमारी आशा थी कि भाजपा के टाइम पे, मोदी जी और अमित शाह जी के इस समय में, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है इसके स्वरूप की समझ बेहतर आएगी और उनकी प्रोसेस वो रिकास्ट करेंगे इस सारी प्रोसेस को। लेकिन हमको लगता है कि वो वैसे ही चलाते हैं इसको जैसे शायद इनसे पहले चला रहे थे। तो अब इतना ही है कि मेरे आंकड़े और तुम्हारे आंकड़े वो एक है, माई डाटा एंड योर डाटा, वो गेम चल रही है। क्वालिटेटिवली फर्क कोई नहीं आया। सर, जब भी सरकार नॉर्मलसी की बात करती है, जब भी बात होती है कि वहाँ पर टूरिज्म इतना ज़्यादा फ्लॉरिश कर रहा है, टूरिस्ट इतने करोड़ों की तादाद में वहाँ पर आ रहे हैं, तब भी देखने को नज़र आता है कि उसी दौरान जो है ये टेररिस्ट जो है एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे सेलेक्टिव टारगेट किलिंग के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, 7 दिन का एनकाउंटर हुआ आर्मी पुलिस के साथ, जिसमें 3 ऑफिसर्स मारे गए। अब वो 4 आतंकवादी हैं या 10 आतंकवादी हैं, उन्होंने ये काम किया। अगर वो ये फैसला करते कि नहीं, हमको आर्मी के साथ नहीं करना है, हमको जाना है टूरिस्ट बस को हमला करना है, वो तो इजीली कर सकते थे। क्योंकि आर्मी फॉर्मेशन पे हमला करना, इसमें ज़्यादा रिस्क है, इसमें उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। या वो आतंकवादी तंत्र ये समझता है कि भाई हम राजौरी पुंछ पे आर्मी पे हमला नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पत्नी टॉप में हमला करेंगे सिविलियंस पे। तो ये बोल रहे हैं टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, मैं इसको बोलता हूँ कि ये सिविलियंस को शील्ड बना के अपने पॉलिटिक्स को चलाने की एक प्रोसेस जो सरकार कर रही है। यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स को बहुत ज़्यादा खतरा है। सॉफ्ट टारगेट्स मीन्स हिंदू, और उनके खिलाफ जो वायलेंस अभी तक रही है वो जीनोसाइडल वायलेंस रही है। अब जब हम ये बात कह रहे हैं, हम इस बात को ध्यान में भी रख के कह रहे हैं कि जब सरकार बोल रही नहीं अब पहले से कम आतंकवाद है, अब मान लीजिए कि आतंकवादियों का नंबर कम हुआ है, तो जितना जितना आतंकवादियों का नंबर कम होगा उतना उतना सॉफ्ट टारगेट्स का खतरा बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ में, वो सॉफ्ट टारगेट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, वो मिलिट्री टारगेट्स को भी टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास कार्डर डर्थ नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि हम ये 31 टेररिस्ट स्कूल है, 27 जम्मू में है और 4 कश्मीर में है। तो जब इन आंकड़ों का हम विश्लेषण करते हैं, और सरकार ने ही हमको दिए हैं, तथ्य दिए हैं। देखिए, ये बोलते हैं सरकार पुलिस बोलती है कि भाई 131 के करीब लोकल रिक्रूट टेररिस्ट में गए 2022 में, फिर वो बोलते हैं कि 22 के करीब गए 2024 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लोकल टेररिस्ट 152 153 है, ऐसा कुछ। फिर बोलते हैं कि हमने 76 टेररिस्ट को मारा, जिसमें से 55 टेररिस्ट फॉरेन मर्सनरीज हैं। तो मतलब हुआ कि 21 लोकल टेररिस्ट को मारा। उन 21 को आप उस 151 या 52 से कम करो तो आपके यहाँ पे टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट एज पर गवर्नमेंट स्टैटिक्स 130 से ऊपर है। तो अपने को खुद ही तोड़ रहे हैं। सरकार बोल रही है कि हमारे टाइम पे आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है, और पुलिस बोल रही है कि यहाँ पे आतंकवाद तो 1997 से 2004 तक खत्म हो गया था, अब फिर से रिसरफेस हो रहा है और हम इसको रिसरफेस नहीं होने देंगे। तो जो खुद सरकार ही बोल रही है उसके आधार पे हम तो इनको बोलते हैं कि भाई दुनिया में कहीं पे भी आतंकवाद को के खिलाफ जो आपको बनाना है उसको स्टैटिस्टिकल आधार पे आप नहीं बनाते हो। अभी आप देखिए, हमस इसराइल वॉर चल रहा है, रोज वहां पे आर्मी की ब्रीफिंग्स होती हैं। आप कभी सुनते हो कि आर्मी का अफसर बोलता है कि अब आज इतने अब रह गए, अब इतने हमस के फौजी, जनरल स्टेटमेंट दिया भाई हमने 10,000 को मारा टू दैट एक्सटेंट।
कितने हैं, क्या है, इसमें कोई। लेकिन सर ये भी तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से हमारा भारत जो है डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी तो एक चरण बिंदु है कि इस पाकिस्तान की गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही। पाकिस्तान तो इसका एक अभिन्न पान इस्लामिक जो एक्सपेंशन इन इंडिया है, उसका मेन एपिसेंटर तो पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है, अगर ये बात सरकार सोचे तो गलत करेगी, क्योंकि फिर जो पान इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान में हो रहा है उसको कौन चला रहा है? जो आर्मी के खिलाफ चला रहा है उनको कौन चला रहा है? क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ पे हमला नहीं कर सकता है? क्या पाकिस्तान ये तो नहीं इस मंशा से तो नहीं चल रहा कि अगर वो पाकिस्तान में भी इसी तरह से हमले वापस अपने ही घर में हमले करा रहा है तो वो लोगों को, पूरी दुनिया को ये एक मैसेज देना चाहता है कि ये हमले मेरी तरफ से नहीं हो रहे क्योंकि मेरे घर में खुद आग लगी हुई है। देखिए, इसका वैल्यू बहुत कम है कि ये पाकिस्तान करा रहा है या ये पाकिस्तान के साथ कोई और करा रहा है, पान इस्लामिक आतंकवादी तंत्र है वो करवा रहा है। हमारे लिए बात यह है कि जिसको हम आतंकवाद बोल रहे हैं, जो हमारे हितों के खिलाफ है, उसकी परिस्थिति यहाँ पे क्या है। अगर हम उस परिस्थिति के बारे में भ्रम पैदा करें तो हम खुदकुशी कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि नॉर्मैलिटी है, और नॉर्मैलिटी नहीं है। जब हम सरकार के लेवल पे, मान लीजिए मैं एलजी हूं, मैं कहता हूं कि नॉर्मैलिटी, अब तो ये आखिरी सांसें ले रहा है, ये तो 25 के लोग कुछ टेररिस्ट हैं, तो मैं एक मैसेज कह देता हूं। मैं पहली मैसेज अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन मेरी बात को ले लेगी तो वो उनके एसओपीज चेंज हो जाते हैं। अभी आपके सामने ही हुआ है कि पिछली जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें आर्मी ने, सीआरपीएफ ने बार बार कहा कि एसओपीज प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे थे। एसओपीज क्यों नहीं फॉलो हो रहे थे? क्योंकि सरकार बोल रही थी कि नॉर्मलसी है। आपकी अलर्टनेस क्यों नहीं वैसी थी जैसी पहले थी? क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि हालात नॉर्मल है। ये कंट्रडिक्शन आप कैसे सस्टेन कर पाएंगे? दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे कि हम जीत गए हैं और लड़ाई चल भी रही है। ये दोनों बातें नहीं हो रही हैं। अब ये बात है, हम इनको समझा रहे हैं कि इससे आपको पॉलिटिकल नुकसान भी है। मान लीजिए सरकार ये उद्घोषणा नहीं कहे कि नॉर्मलसी, वो कहे कि हालात खराब हैं, अभी हम ग्राउंड पे कर रहे हैं, इससे इनको क्या नुकसान होगा? क्या इनके वोटों पे कोई फर्क पड़ेगा? ये दुनिया को बताएं कि भाई हमने कोशिश की, हमने इनको सरकार दे दी, हमने इनको डेमोक्रेसी दे दी, हम इनको यहाँ पे बाकी जगहों की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं जैसे मान लीजिए अमेरिकन ने अफगानिस्तान में लोगों को ट्रीट किया। हम तो वैसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये कहेंगे कि भाई हालात नॉर्मल है, अभी ये अंदर से अंदर का जहर वहां पे है, तो ये अपने आप को, अपनी डिस्क्रेडिट जो ये हो रहे हैं, देखिए अभी इन्होंने किसी को गोली मारी तो इनको डिस्क्रेडिट किया ना। लेकिन सर आपसे ये भी बात कहना चाहूँगी कि एक समय था जब कश्मीर घाटी में जो है महीने में कम से कम 15 से 20 दिन बंद रहता था कश्मीर घाटी। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था वहाँ पर, और आपने भी देखा है, आपने तो उस दौर से आप गुजरे भी हैं जब एग्जॉडस जैसी वहाँ पर घटनाएं हो रही थी। अब जो है, अब हालात जो है वहाँ पर काफ़ी बदले हैं, काफ़ी ज़्यादा बदले हैं। तो क्या उसमें आप नहीं देखते कि कितना फ़र्क आया है अब? देखिए 90s में वहाँ पे जो लोकल थाने हुआ करते थे, 90s में अभी बीजेपी का कहीं पे आना नहीं था, बीजेपी कहीं पे पावर में नहीं थी। 90s में वहाँ पे ऐसी हालत थी कि वहाँ पे लोकल थानों की प्रोटेक्शन बीएसएफ करती थी। तो कांग्रेस अगर अब कल को बोले कि भाई अब बीएसएफ नहीं प्रोटेक्शन कर रही है, अब देखो अब वहाँ पे सीधा पुलिस स्टेशन खुद ही काम कर रहा है। तो अगर आप कंपैरेटिव लेवल पे किसी एक पीरियड को ले लेंगे, कहेंगे नहीं हम नहीं उनसे बेहतर, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सेपरेटिस्ट की स्ट्रेटजी है, मान लीजिए सेपरेटिस्ट फैसला करते हैं कि भाई देखो अभी हमारी आंतरिक व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी प्रॉब्लम चल रही है, पान इस्लामिक ग्रुप्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और सरकार के लेवल पे भी हमको कुछ देर के लिए वायलेंस को कैलिब्रेट करना है, हमको वायलेंस को कम करना है। अब अगर वो ये फैसला करते हैं, आप इसका श्रेय किसको देंगे? या वो ये फैसला कर दे कि जो लोग सड़क पे निकलते थे पत्थर मारने के लिए, मान लीजिए फ्राइडेज को या किसी और दिन के लिए हजारों की संख्या में लोग निकलते थे, वो कौन लोग थे जो निकलते थे? कम से कम जो एलिनेटेड हैं, अलगाववादी मानसिकता के हैं, जो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन इनकी हुई है, ठीक है। तो आप ये समझेंगे भाई समाज में ऊपर जिनके पास बंदूक भी नहीं है वो डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए निकलते हैं। फिर आपने आर्टिकल 370 हटाया।
आर्टिकल 370 हटाने से क्या एक दिन में उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई? एक दिन में उनका दिमाग चेंज हो गया? आपने पूरे ओवरग्राउंड को अरेस्ट किया, ओवरग्राउंड पॉलिटिकल पार्टीज को अरेस्ट किया। जो ही आपने ओवरग्राउंड पॉलिटिकल पार्टीज को अरेस्ट किया, सेपरेटिज्म, ये ओवरग्राउंड, वो क्योंकि उनको मालूम था कि जो हमको ओवरग्राउंड बचाते हैं, पुलिस थाने में बचाते हैं, वो अब नहीं है कुछ देर के लिए। तो उन्होंने फैसला किया कि अभी हम पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, एक नई व्यवस्था आ रही है। तो उसका श्रेय किसी हद तक आप बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप समझेंगे कि कोई जादू की छड़ी आ गई और किसी ने मंत्र पढ़ लिया और लोग चेंज हो गए, वो सोचना गलत है। शुक्रिया सर, ग्रेटर जम्मू से इतनी बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे पनन कश्मीर के फाउंडर डॉक्टर अजय चरुंगू जी, जिनसे हमने बात की और जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि आतंकवाद एक पेड़ की तरह है और सरकार को चाहिए कि सिर्फ पत्तों से नहीं, पूरे जड़ को जो है मिटाना होगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।